Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the last section, that is section 57 of Specific Relief Act 1877. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Section 57 of Specific Relief Act deals with the topic of injunctions to perform negative agreement. अब इस सेक्शन को डिस्कस करने से पहले अगर हम इसका टाइटल देखें तो इसके टाइटल में जो वर्ड यूज हुआ है नेगेटिव एग्रीमेंट, उसका क्या मतलब है? मीन्स टू से कि पार्टीज के दरमियान कोई ऐसा एग्रीमेंट हुआ है जिसमें किसी काम के ना करने पे दोनों पार्टीज ने अपनी रजामंदी जाहिर की है, नॉट टू डू अ सर्टेन एक्ट, ऐसा एग्रीमेंट हुआ है जिसमें कोई काम नहीं करना। अब इस नेगेटिव एग्रीमेंट के अगेंस्ट इंजंक्शन कोर्ट से किस तरह से ले सकते हैं, ये इस सेक्शन में डिस्कस किया गया है। सो सेक्शन 57 स्टेट्स दैट notwithstanding section 56 clause F, where a contract comprises an affirmative agreement to do a certain act, कि जहां पर पार्टीज के दरमियान कोई अफर्मेटिव एग्रीमेंट हुआ है, मीन्स टू से दो पार्टीज हैं, दो पार्टीज ने ए और बी ने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट किया, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक अफर्मेटिव एग्रीमेंट हुआ, यानी कि दोनों पार्टीज ने अपनी रजामंदी जाहिर की टू डू अ सर्टेन एक्ट, किसी काम को करने के लिए दोनों पार्टीज एग्री होगी, कपल्ड विथ नेगेटिव एग्रीमेंट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड नॉट टू डू अ सर्टेन एक्ट। लेकिन इस अफर्मेटिव एग्रीमेंट के साथ उनके दरमियान एक नेगेटिव एग्रीमेंट हुआ है, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसके अंदर एक एग्रीमेंट तो किया कि किसी काम को करना है, लेकिन उसके साथ एक दूसरा एग्रीमेंट हुआ जो कि नेगेटिव एग्रीमेंट है, जिसमें कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फलां काम नहीं करना। अब ये जो नेगेटिव एग्रीमेंट हुआ है ये एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। अब एक्सप्रेस और इम्प्लाइड से क्या मुराद है, यानी कि पार्टीज के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ है वो एक्सप्रेसली इन रिटन फॉर्म हुआ है या फिर इम्प्लाइडली कि पार्टीज के कंडक्ट से ये बात शो हो रही है कि फलां एक्ट परफॉर्म नहीं करना। अभी तक सेक्शन 57 क्या कह रहा है, दो पार्टीज के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसके अंदर एक अफर्मेटिव एग्रीमेंट हुआ जिसमें पार्टीज एग्री हो गई कि फलां काम करना है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और उसके साथ एक नेगेटिव एग्रीमेंट किया कि फलां काम नहीं करना इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अब आया वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नेगेटिव एग्रीमेंट एक्सप्रेस है या इम्प्लाइड है। एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो एग्रीमेंट्स हो गए। The circumstances that the court is unable to compel the specific performance of affirmative agreement. अब जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि कोर्ट जो अफर्मेटिव एग्रीमेंट है उसको स्पेसिफिकली इन्फोर्स कराने से कासिर है, यानी कि कोर्ट अनएबल है टू इन्फोर्स द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अफर्मेटिव एग्रीमेंट। कोर्ट किसी पार्टी को कंपेल नहीं कर सकती अगर उसने इस एग्रीमेंट की वायलेशन की है। शैल नॉट, अब यहां पर शैल का वर्ड यूज हुआ है, मैंडेटरी है, प्रिक्लूड इट फ्रॉम ग्रांटिंग एन इंजंक्शन टू परफॉर्म द नेगेटिव एग्रीमेंट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोर्ट अफर्मेटिव एग्रीमेंट की स्पेसिफिकली इन्फोर्समेंट नहीं करा सकती तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि जो नेगेटिव एग्रीमेंट है उसको परफॉर्म करने के लिए कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट नहीं कर सकती। ये सेक्शन कहता है कि उस नेगेटिव एग्रीमेंट के लिए कोर्ट इंजंक्शन तो ग्रांट कर सकती है, लेकिन इसके साथ एक शर्त लगाई गई है, provided that the applicant has not failed to perform the contract so far as it is binding on them। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि एप्लीकेंट ने जो कि इंजंक्शन सीख कर रहा है उसने इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपने हिस्से का जो एक्ट है उसको परफॉर्म कर लिया हो। मीन्स टू से अगर वो किसी बंदे के अगेंस्ट इंजंक्शन सीख कर रहा है तो ये जरूरी है कि जो उसके हिस्से का एक्ट था वो उसने परफॉर्म कर लिया हो। सेक्शन 57 में सिंपली क्या कहा गया है
कि जहां पर पार्टीज के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक अफर्मेटिव एग्रीमेंट हुआ, पार्टीज ने आपस में किसी काम को करने के लिए कॉन्सेंट दे दी, लेकिन उस अफर्मेटिव एग्रीमेंट के साथ उनके दरमियान एक नेगेटिव एग्रीमेंट हुआ, चाहे वो एक्सप्रेसली हुआ है या इम्प्लाइडली, कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सर्टेन एक्ट परफॉर्म नहीं करना, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट के सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि कोर्ट अफर्मेटिव एग्रीमेंट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन्फोर्स नहीं करवा सकती। तो अब ये जो हमने बात की कि अफर्मेटिव एग्रीमेंट की इन्फोर्समेंट कोर्ट नहीं करवा सकती, तो हमने ऑलरेडी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में ये चीज़ डिस्कस कर ली है कि बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन्फोर्सेबल नहीं है, वो हमने डिटेल में डिस्कस किया है। सो ये सेक्शन कहता है कि अगर तो अफर्मेटिव पार्ट की इन्फोर्समेंट नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि कोर्ट नेगेटिव एग्रीमेंट के अगेंस्ट इंजंक्शन ग्रांट नहीं कर सकती। कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है नेगेटिव एग्रीमेंट के अंदर, लेकिन जरूरी है कि एप्लीकेंट ने अपने हिस्से का पार्ट परफॉर्म कर लिया हो। अब इसी सेक्शन में हमने जो नेगेटिव एग्रीमेंट की बात की कि वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। अब हम इसको इलस्ट्रेशन से समझते हैं कि एक्सप्रेस एग्रीमेंट किस तरह से हुआ है और इम्प्लाइड नेगेटिव एग्रीमेंट से क्या मुराद है। अगर आप इलस्ट्रेशन सी को देखें तो वो एक्सप्रेस नेगेटिव एग्रीमेंट के बारे में बात कर रहा है। A contracts with B to sing for 12 months at B's theater and not to sing in public elsewhere. A और B दो पार्टीज हैं। A का अपना एक थिएटर है, इन दोनों के दरमियान ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि B जो है वो 1 साल के लिए यानी कि 12 मंथ्स के लिए इसके थिएटर में गाना गाएगा। अब ये जो एग्रीमेंट इनके दरमियान हुआ है ये अफर्मेटिव एग्रीमेंट है टू डू अ सर्टेन एक्ट, कि वो उसके थिएटर में गाना गाएगा, लेकिन इसके साथ उनके दरमियान एक नेगेटिव एग्रीमेंट भी हुआ है। और वो नेगेटिव एग्रीमेंट क्या है? नॉट टू सिंग इन पब्लिक एल्सवेयर, कि वो इसके थिएटर के अलावा और किसी जगह पर जाकर गाना नहीं गाएगा। Now, B cannot obtain the specific performance of the contract to sing, but he is entitled to an injunction restraining B from singing at any other place of public entertainment. अब यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो ऐसी सूरत में B को कोर्ट कंपेल नहीं कर सकती कि वो A के थिएटर में गाना गाएगा। लेट्स से कि B अगर इनकैपेबल हो गया है, वो फिजिकली अनफिट हो गया है गाना गाने के लिए, तो अब कोर्ट उसे मजबूर नहीं कर सकती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट उसके अगेंस्ट इंजंक्शन ग्रांट नहीं कर सकती कि वो किसी और जगह पर गाना नहीं गाएगा। अब अगर तो अफर्मेटिव पोर्शन की इन्फोर्समेंट नहीं हो रही, तो कोर्ट नेगेटिव एग्रीमेंट के अगेंस्ट इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है। लेकिन हमने क्या कहा था? इंजंक्शन के साथ एक कंडीशन है कि अपने हिस्से का पार्ट एप्लीकेंट ने परफॉर्म कर लिया हो। मीन्स टू से कि यहाँ पर ए ने जो है वो बी को पेमेंट कर दी हो गाना गाने के लिए। सो ये इनके दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ये एक्सप्रेसली हुआ था, रिटन हुआ था कि वो इसके थिएटर में गाना गाएगा और इसके अलावा कहीं भी गाना नहीं गाएगा। सो अफर्मेटिव एग्रीमेंट इन्फोर्स नहीं हुआ तो नेगेटिव एग्रीमेंट के अगेंस्ट इंजंक्शन ग्रांट होगी। अब इम्प्लाइड की तरफ आ जाते हैं। B contracts with A that he will serve him faithfully for 12 months as a clerk. A और B दो पार्टीज हैं, उनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ। B ने A से कहा कि वो 12 महीने तक एज अ क्लर्क उसके पास जॉब करेगा। A is not entitled to a decree for specific performance of the contract. अब जो अफर्मेटिव पोर्शन है यानी कि वो उसके पास एज अ क्लर्क काम करेगा, उसकी इन्फोर्समेंट नहीं हो सकती। कैसे? कि लेट्स से कि बी जो है वो इनकैपेबल हो गया है, वो फिजिकली अनफिट हो गया है क्लर्क की जॉब करने के लिए, तो कोर्ट उसको मजबूर नहीं कर सकती कि वो इसके पास एज अ क्लर्क जॉब करेगा ही करेगा। बट he is entitled to an injunction restraining B from serving a rival house as a clerk. लेकिन इनके दरमियान अब अफर्मेटिव पोर्शन की इन्फोर्समेंट नहीं हो रही, साथ ही साथ इनके दरमियान इम्प्लाइडली एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, नेगेटिव एग्रीमेंट हुआ था कि वो इसके अलावा किसी और के पास एज अ क्लर्क जॉब नहीं करेगा। अब ये चीज़ रिटन फॉर्म में नहीं हुई लेकिन इम्प्लाइडली हुई है, उसके कंडक्ट से ये चीज़ शो हो रही थी कि वो सिर्फ इसके पास ही एज अ क्लर्क काम करेगा। तो ऐसी सूरत में कोर्ट इस बी के अगेंस्ट इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है कि वो ए के अलावा और किसी जगह पर एज अ क्लर्क जॉब नहीं करेगा। सो ये इलस्ट्रेशंस थी एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली नेगेटिव एग्रीमेंट से रिलेटेड। सो सेक्शन 57 में अभी तक हमने क्या पढ़ा?
एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ पार्टीज के दरमियान, उनमें उन्होंने 2 एग्रीमेंट किए, एक अफर्मेटिव पोर्शन है, एक नेगेटिव पोर्शन है। अफर्मेटिव एग्रीमेंट की अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट नेगेटिव एग्रीमेंट के अगेंस्ट इंजंक्शन ग्रांट नहीं कर सकती। कोर्ट के लिए लाजमी है कि वो इंजंक्शन ग्रांट करेगी नेगेटिव पोर्शन के लिए, लेकिन जरूरी है कि जो एप्लीकेंट इंजंक्शन सीक कर रहा है उसने अपनी पार्ट परफॉर्मेंस कर ली हो। ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 57 के ऊपर, और इसी के साथ ही हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 57 तक डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप कि आपको ये सारे लेक्चर्स इजीली समझ में आए होंगे अगर आपने वीडियोस को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हैं तो इन वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दीज वीडियोस। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।